सो एस्ट्रोनॉमी के बारे में मतलब अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेजेस आई हैं, और अभी हम लोगों ने इमेजेस के बारे में काफी सारी बात करी थी। आप लोगों ने काफी इंजॉय किया था उस वीडियो को। हालांकि उस वीडियो में कई लोगों ने ये भी बोला, भाई तुम अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हो, कंटेंट दिखाओ। पता नहीं कि से बोल रहे हो मतलब तुम लोग कि मेरे ही पॉडकास्ट में मुझे ही बोल रहे हो कि अपना चेहरा मत दिखाओ। सो ये चीज मेरी समझ से परे है। बाकी आप लोगों ने उस चीज को काफी अच्छे से एडमायर किया, और काफी ज्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में मजा आया। तो भाई मतलब आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और है कि जिन्होंने हमें ये सारी चीजें बताई, जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेजेस को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, डॉक्टर प्रिया हसन आज रोजन डिटॉक्स में हमारे साथ हैं। और आज लंबी बातचीत होगी, ये 15-16 मिनट की छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, लंबी बात करेंगे। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रिया का। डॉक्टर प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोजन डिटॉक्स। थैंक यू सो मच। और मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेजेस जब आई थी तब मैंने आपको डायरेक्टली कॉल किया। मैंने कहा मैम आर यू फ्री, एंड यू वर जस्ट सो स्वीट एंड यू पिक्ड अप द कॉल एंड सेड हाँ ठीक है 10 मिनट में ज्वाइन करते हैं। और मतलब 10 मिनट में ज्वाइन करके सारी इमेजेस के बारे में जितना समझाया, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना एक्सप्लेनेशन मेरे को मिलेगा। मैंने कहा वाह। वो वीडियो लिटरली बहुत वर्क कर रही है, लोगों के बीच में लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसके बारे जी, अरे वेरी गुड। में। अच्छा, योर रिसर्च एक्चुअली इज गो ऑन गो ऑन। मैं एक्चुअली पहला सवाल पूछने वाला था कि आपका रिसर्च जो है वो स्टेलर एवोल्यूशन में है, मतलब कि एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में है। तो कोई ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो अब तक जिनको मतलब अब तक हम नहीं जानते हैं, कोई ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिनके बारे मतलब कि मोटे मोटे तौर पर जिनके बारे में अभी हम जानते ही नहीं, कि जो थ्योरीज में है। जी, वैसे कई ऑब्जेक्ट्स हम लोग है ऑब्वियसली जिसको हम लोग आप पूछना चाहे जिसको हम लोग ने ऑब्जर्व नहीं किया हो। जी। हाँ, तो खास फॉर एग्जांपल स्टार फॉर्मेशन जहाँ स्टार्स पैदा होते हैं, वो जो जगह होती है ज़्यादातर बहुत ही डस्टी रहते हैं, यानी कि उसमें लाइट पार नहीं होता है। तो उसको आप ऑप्टिकल वेवलेंथ्स में अगर ऑब्जर्व करें तो ज़्यादातर वो दिखता ही नहीं है। तो उसको ऑब्जर्व अगर करना है तो उनको इंफ्रारेड में करना पड़ता है। इसलिए जैसे मेरे पीएचडी मैंने जो काम किया था, वो मैंने ये यंग स्टार क्लस्टर्स को हम लोग ने इंफ्रारेड में ऑब्जर्व किया, क्योंकि इंफ्रारेड में आप डस्टी जो स्टार्स के अराउंड बहुत सारा डस्ट रहता है या गैस रहता है, उसको आप अच्छी तरह से इंफ्रारेड में देख पाते हो। तो वैसा ही काम मैंने किया था। और अब आप लोग जैसा कि अगर हबल और जेम्स वेब के इमेजेस को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इमेजेस में कुछ भी नहीं है, राइट। हबल में है आपको फॉर एग्जांपल ये सदर्न रिंग नेबुला का जो इमेज है, उसका अगर आप हबल में देखेंगे तो वो सेंट्रल स्टार ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन जेम्स वेब में ऑब्वियसली और बहुत कुछ दिखता है। फिर वो जो एस मैक्स इमेज भी जो है, सिमिलरली वो भी ऑप्टिकल में आपको ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे कई कई चीजें हैं जिसको हम लोग पहले एक तो नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो वेवलेंथ्स, वो हमारी आंखें सिर्फ ऑप्टिकल वेवलेंथ को लेती है। लेकिन अगर दूसरे वेवलेंथ्स, कई चीजें, कई फिनोमेना होते हैं जिनको देखने के लिए आपको अलग वेवलेंथ्स में देखना है। फॉर एग्जांपल आपको अगर हॉट गैस रहता है तो हॉट गैस एमिट करता है एक्सरे में, लेकिन हमारी आंखें एक्सरे को देख नहीं पाती है। तो अगर हमारे पास एक्सरे टेलीस्कोप है या डिटेक्टर है जो एक्सरे को ऑब्जर्व कर सकता है, तो हम लोग उसको देख पाते हैं। उसी तरह से रेडियो वेवलेंथ्स में हम लोग कोल्ड गैस को देखते हैं। तो सेम चीज को अगर आप अलग अलग वेवलेंथ्स में देखते हैं तो एक वो चीज है जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा, जो आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ वेवलेंथ्स। ये भी हो सकती है कि कोई चीज जो ट्रांजिएंट है, यानी सडनली सपोजिंग कोई सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ या कोई एस्टेरॉयड स्काई में है, तो वो पहले तो दिखा नहीं था, अब दिख रहा है क्योंकि वो अभी आया है स्काई में, राइट। तो दोनों चीजें हो सकते हैं, या तो आप सही वेवलेंथ में देख नहीं रहे हैं, या तो वो चीज अभी दिखाई दे रही है, इसीलिए हम लोग उसको इसके पहले ऑब्जर्व नहीं कर पाए, राइट। सो ऐसे कई चीजें हैं। एंड देन ऑब्वियसली सेम चीज को और डेप्थ से अब आप अगर देखेंगे, जैसे जेम्स वेब के भी जो इमेजेस है, 6 घंटे का एक्सपोजर है, 12 घंटे का एक्सपोजर है। ऑब्वियसली वही चीज को इंस्टेड ऑफ 12 घंटे आप 120 घंटे करेंगे, 10 गुना बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली आपके नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
बदलेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको ज़्यादा लॉन्गर एक्सपोजर में आपने ऑब्जर्व किया, तो आपको फेंट चीज़ें अच्छे से दिखेंगे। तो बट तो वैसा ही है मैं एक्चुअल में मेरा जो एक्चुअल सवाल है जी। वो कुछ इस तरह का है कि मतलब जैसे ब्लैक होल्स के बारे में हम जानते हैं थ्योरेटिकली, उसको नाम दे रखा है हमने, भी उसकी इमेज ली है। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, इन सब के बारे में हम जानते हैं। हम लोग इनकी इमेजेस वगैरह के बारे में इमेजिन कर सकते हैं। आर देयर एनी अदर ऑब्जेक्ट्स जो मतलब हमारे कॉस्मोस में घूम रहे हैं, हमारे कॉस्मोस में मौजूद हैं, बट देर आर काइंड ऑफ थ्योरीज अराउंड देम, कि सिर्फ थ्योरीज है उनके बारे में, बट वो ऑब्जेक्ट्स अब तक मतलब कोई ना उसके ऊपर ज्यादा मॉडल्स हैं ना, या ये हैं कुछ ऐसे चीजें हैं क्या? तो वैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे यूनिवर्स में है, उसको हम लोग कहते हैं डार्क मैटर। ये डार्क मैटर जो है, ये कंपोनेंट को हम लोग ग्रेविटी से देख सकते हैं, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि उसके अराउंड जो तारे हैं, राइट, वो कुछ वेलोसिटी से मूव होते हैं, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि ऐसी मैसिव चीज वहां पे है, जिसके वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से मूव हो रहा है। लेकिन हम लोग ये चीज को देखते ही नहीं है। और एक्चुअली डार्क मैटर जो है, ये एटलीस्ट 85% या 90% ऑफ द यूनिवर्स जो है, ये डार्क मैटर है। और डार्क मैटर को हम लोग देख नहीं सकते, एंड ये नहीं देख सकते क्योंकि वेवलेंथ गलत है या एक्सपोजर टाइम सही नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। उससे हम लोग कुछ इमिशन ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग डार्क मैटर कहते हैं, क्योंकि वी डोंट सी इट। तो लेकिन हमें मालूम है कि ज़्यादातर हमारे सभी गैलेक्सीज जो है, वो डार्क मैटर हेलोज में है। यानी कि जैसे हर गैलेक्सी के अराउंड उसका ज़्यादा, ऑलमोस्ट उसके काफ़ी और बड़ा हिस्सा जो है, ये ग्रेविटेशनली स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जिसको वेरा रूबिन ने डिस्कवर किया कि ये चीज़ है, क्योंकि ऑब्जर्वेशनली ये हमें दिखता है, लेकिन हम लोग ये चीज को देख नहीं सकते। एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स, यानी 90% ऑफ द यूनिवर्स ये ही डार्क मैटर जिसको हम लोग देख नहीं सकते। तो हम लोग जो देख पाते हैं वो यूनिवर्स सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। तो डेफिनेटली दैट 90% जो हम लोग देख ही नहीं सकते, और वी डोंट नो, हमें मालूम भी नहीं कि वो क्या चीज है जो एमिट नहीं कर रही है, लेकिन ग्रेविटेशनली अपना प्रेजेंस बताती है, राइट? सो वी डोंट नो। सो अभी तक हम लोग मतलब न्यूक्लियर जो फ्यूजन है उसके बारे में जानते हैं कि स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, देन जो हाइड्रोजन है वो हीलियम बनता है, ये सारी चीजें होती है। सो हम मतलब ये जानना चाहेंगे कि स्टार जब वो न्यूक्लियर फ्यूल अपना खत्म कर लेता है, हीलियम फ्यूल पे आ गया, तो क्या क्या चीजें होती हैं तरह तरह के तारों में, और क्या कुछ रिजल्ट्स जो है हमको देखने को मिलेंगे? पिछली बार आपने हमें ये सारी चीजें शॉर्ट में एक्सप्लेन करी थी कि व्हाइट ड्वार्फ कब बनता है, और क्या नाम है अपना पल्सार और मैग्नेटार्स, ये सब चीजें कब बनती हैं। सो लेट्स जस्ट गो इन स्लाइट डिटेल अबाउट दैट, कि ये सब चीजें होती किस तरह से, और फ्यूल का जो स्टार का साइज है, उसका जो न्यूक्लियर फ्यूल है, उसके अंदर कितने किस किस तरह की चीजें हैं, ये कितना ज्यादा डिपेंड करती हैं कि वो आगे चल के लाइफ में क्या बनेगा। तो एसेंशियली आप जो पूछ रहे थे स्टेलर एवोल्यूशन का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मास, यानी मास ऑफ द स्टार। ठीक है, तो मास ऑफ द स्टार डिफाइन करता है कि स्टार का क्या होगा। तो आप जैसे इसमें देख रहे हैं, ये है एक स्टेलर नेबुला, जहाँ से स्टार्स पैदा होते हैं। यहाँ पे गैस एंड डस्ट होता है, और ये बहुत ही ठंडा होता है। इसका टेम्परेचर 10 केल्विन होता है, टिपिकली 10 to 30 केल्विन, इतना ठंडा होता है कि क्योंकि आपको इसमें तारा बनाने के लिए आपको चाहिए ग्रेविटेशनल कोलैप्स, यानी कि ग्रेविटी के वजह से वो खुद अपने वजन में गिर जाता है, राइट? लेकिन नॉर्मली जैसे आमतौर पे हमारे साथ ग्रेविटेशनल कोलैप्स इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है उसके वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स की एक कोई वेलोसिटी होती है। फिजिक्स में फॉर्मूला है ½ mv² = kT, यानी कि जितना आपका टेम्परेचर है उसके बेसिस पे आपकी एवरेज वेलोसिटी बढ़ी हुई रहेंगी। और उस वजह से एक प्रेशर होता है, एक, जिसके वजह से हम अपने वजन से गिरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास ये प्रेशर होता है जो हमारे
व्हाट यू से हमारे टेम्परेचर की वजह से है, तो गैस मॉलिक्यूल्स खुद ऐसा मूव होते हैं। लेकिन ये स्टेलर नेबुला एक होते हैं, दो चीज़ होती है, एक तो वो बहुत मैसिव होते हैं यानी कि इनमें मास बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ठंडे होते हैं। ठंडे होते हैं यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स में जो वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो खुद अपने वजन से गिर जाते हैं, राइट। सेल्फ कोलैप्स होते हैं, सेल्फ कोलैप्स होते हैं, और जैसे वो कोलैप्स होते हैं उनका टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। अब अगर आपको स्टार पैदा करना है तो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करना पड़ता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट मिलियन डिग्रीज का टेम्परेचर होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये ग्रेविटेशन कोलैप्स होता है, स्टार का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और जब वो मिलियन डिग्रीज तक आ जाता है, जब ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में बेसिकली क्या होता है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम्स है जिसको जोड़ के आप हीलियम एटम्स बनाते हैं। अब ऑब्वियसली अगर नॉर्मल कंडीशंस में अगर मैं दो हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ने की कोशिश करूंगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स है जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, मिलियन डिग्रीज है, तो दो उन लोग में वो अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स होता है, लेकिन चूंकि उसके वेलोसिटीज लार्ज है, क्योंकि टेम्परेचर्स लार्ज है, तो फाइनली उनमें टक्कर होती है जिसके वजह से वो फ्यूजन होती है। तो फ्यूजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है टेम्परेचर, ठीक है, आपको टेम्परेचर बढ़ के चाहिए ताकि आपका फ्यूजन है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर और भी बढ़ के होगा तो आप और भी चीज़ों को फ्यूज कर पाएंगे। तो ये जो मैसिव स्टार्स होते हैं ये भी इसी तरह से ग्रेविटेशन कोलैप्स इनका होता है, लेकिन चूंकि इनका मास बहुत ज़्यादा होता है, इनका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर भी बहुत बढ़ के होता है। ये बिलियन डिग्रीज तक जा सकता है, 100 मिलियन बिलियन डिग्रीज तक जाएगा और हाई टेम्परेचर तक जाएगा, जिसके वजह से ये दो तारों में फर्क ये होता है कि ये जो एवरेज स्टार है जिसका वजन ज्यादा नहीं है, जैसे कि हमारा सन, उसमें क्या होता है टेम्परेचर और उतना भी ज्यादा नहीं होता, तो वो हाइड्रोजन फ्यूज करता है हीलियम तक, हीलियम को फ्यूज करता है कार्बन तक, और ज्यादा चीजें फ्यूज नहीं कर पाता है। उसके बाद वो उसका फ्यूजन जो है खत्म हो जाता है। जैसे फ्यूजन खत्म हो जाता है, उसके जो आउटर शेल्स होते हैं वो गर्म है, राइट, वो गर्म हॉट गैस है, इसीलिए वो एक्सपैंड करने लगते हैं। ये आउटर लेयर्स जो है एक्सपैंड करते हैं और ग्रेजुअली वो मिक्सअप हो जाते हैं इंटरस्टेलर मीडियम में, और यही जब मिक्सअप होता है इसी से बनता है प्लैनेटरी नेब्यूला। तो जो नेब्यूला, सदर्न रिंग नेब्यूला का इमेज जेम्स वेब का है, वो ऐसे स्टेज का है जहाँ पे ये बाहर का जो शेल है इसको फेंक दिया है स्टार ने, और अंदर आपको रह गया एक व्हाइट डुऑफ। सिर्फ वो सदर्न रिंग नेब्यूला में उस दिन मैं बोलना भूल गई थी कि वहाँ सेंटर में एक्चुअली दो तारे हैं, क्योंकि वो एक बाइनरी सिस्टम है। उसमें से एक स्टार जो है व्हाइट डुऑफ बन गया है, और दूसरा स्टार सन लाइक स्टार है, वो अभी तक सन लाइक ही है और उस तरह का है। और फिर फाइनली क्या है, ये जो है ये गैस है, ये हॉट गैस है, तो फाइनली ये इंटरस्टेलर मीडियम में फैल जाता है ये आउटर पार्ट, और रह जाता है सिर्फ ये कोर जो है व्हाइट डुऑफ। अब अगर स्टार और मैसिव है तो क्या है, उसके टेम्परेचर्स और बढ़ के हो जाते हैं, तो वो सिर्फ कार्बन को नहीं और भी भारी एलिमेंट्स को फ्यूज कर पाता है, जिसकी वजह से वो फ्यूजन रिएक्शंस बहुत ज्यादा अच्छा, एफिशिएंट मैं है। यहाँ एक क्वेश्चन जो है वो पुट करना चाहूंगा। ये जो जी स्टेलर नेब्यूला है जिसमें से मतलब ये एवरेज स्टार और मैसिव स्टार दोनों निकल के आ रहे हैं, दोनों में से मतलब डिपेंड्स कि कौन सा निकल के आ रहा है, तो इसमें क्या एलिमेंटल स्टेट में एटम्स पाए जाते हैं? और अगर पाए जाते हैं तो मतलब कोर में हाइड्रोजन कैसे बनता है स्टार की? और अगर नहीं पाए जाते हैं तो क्या रीजन है जिसकी वजह से मतलब यहाँ पर अभी एटम्स फॉर्म नहीं हुए हैं? नहीं नहीं, यहाँ बिल्कुल एटम्स है, एंड यूनिवर्स का जो कॉम्पोजिशन है उसमें 75% ऑफ द यूनिवर्स हाइड्रोजन है, 23% हीलियम है, 2% हैवियर एलिमेंट्स है। तो ये जो नेब्यूला है हमारा यहाँ का, इसमें 75% हाइड्रोजन ही है, 23% हीलियम है, 2% हैवियर एलिमेंट्स है। तो ये इसमें है पूरे, इसलिए जब स्टार बनता है तो स्टार इसेंशियली हाइड्रोजन हीलियम का मिक्सचर है, जिसमें 3/4 पोर्शन तो हाइड्रोजन ही है। तो फ्यूजन जो होता है बेसिकली हाइड्रोजन का होता है बिगिनिंग में,
लेकिन बाद में जैसे स्टार का टेम्परेचर बढ़ता है, हीलियम को फ्यूज़ करने के लिए हमें और हायर टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे-जैसे वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर हीलियम भी फ्यूज़ होने लगता है, और हीलियम अगर फ्यूज़ होता है, तो ट्रिपल अल्फा रिएक्शन कहते हैं उसको, हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये 3 अल्फा पार्टिकल्स जोड़ के आपको कार्बन एटम होता है। तो ये सब एटॉमिक स्टेज में ही है, और ये तो पहले आपको हाइड्रोजन होगा, हीलियम बनेगा, हीलियम से कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 को आप और 4 डालेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 16, राइट? तो इसी तरह से आप हाइड्रोजन को जोड़ के हीलियम एटॉमिक नंबर 2, आप हीलियम को जोड़ के दूसरे वाले करेंगे, तो इस तरह से आप अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स को बिल्ड अप कर सकते हैं, राइट? तो ये एटम्स है, दीज आर ऑल एटम्स, ये सब एटम्स है। जी जी जी। ओके, मैसिव स्टार का क्या है कि चूंकि उसका टेम्परेचर बढ़ के होता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा एफिशिएंटली फ्यूजन कर पाता है, जिसकी वजह से मैसिव स्टार और ब्राइट दिखता है कंपेयर टू अ लो मास स्टार। लेकिन इसके वजह से क्या होता है कि जो मैसिव स्टार में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसीलिए एक चीज़ होती है जो अलग है हमारे कॉमन प्रैक्टिस से, इन द सेंस ये मैसिव स्टार ज़्यादा जल्दी मर जाता है, यानी कि इसका जो मटेरियल है बहुत वो जल्दी वो आगे के स्टेज को जाता है, क्योंकि वो बहुत एफिशिएंटली अपने हाइड्रोजन को बर्न करके उसको हीलियम और हेवियर एलिमेंट्स में चेंज कर देता है, जिसके वजह से वो कम लाइफ के लिए जीता है। जो एवरेज और स्टार है, जैसे सन है, ये बिलियन ईयर को चलता है, 10 बिलियन ईयर्स है सन का लाइफ टाइम, लेकिन मैसिव स्टार्स बेरली मिलियन ईयर्स को रहते हैं, राइट? यानी कि उससे 1000 गुना कम, 100 या और क्या 1000 इनका गुना कम सरफेस जीता है। टेम्परेचर भी ज्यादा होता है सन से? यस यस यस, तो और ये कितना मैसिव ज्यादा हो स्टार जो है, सकता है, मतलब इनका टेम्परेचर सन से कितना ज्यादा हो सकता या तो अगर फॉर एग्जांपल सन का फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्रीज केल्विन है, तो ये वाले इनका 40,000 होता है, 40-50,000 होता है। ये इससे बहुत बढ़ के होता है। अम, आपके साथ वो स्क्रीन शेयर स्क्रीन हो रहा है, नहीं हो रहा है? है? सुपर जाइंट्स वाला एचआर डायग्राम ना? हाँ, तो एचआर डायग्राम में देखिए ये टेम्परेचर है, तो ये जी दिख रहा है आपको 25,000। ये जो है सन लाइक स्टार देखिए आपको 7,000, 6,000, 7,000 टाइप का है। जी। लेकिन ये वाले जो है मोर मैसिव स्टार्स, इसका टेम्परेचर और बढ़ते जाता है। तो ये दीज आर हॉटर द फोटोस्फीयर। ऑब्वियसली कोर में तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि कोर में तो बिलियन डिग्रीज है, राइट, हम्म। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। लेकिन ये फोटोस्फीयर है, आउटर जो हिस्सा है, तो आपको 30,000, 40,000 कुछ भी हो सकता है, बढ़ के होता है। तो इन शॉर्ट ये मैसिव स्टार जो है बहुत जल्दी मर जाता है। तो नॉर्मल केस में हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बड़ा टैंक है, राइट, उसको जलाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है कि आपके पास जो बड़ा भारी टैंक है वो बहुत ही जल्दी अपना खर्चा कर लेता है, और छोटा वाला तो मैं स्टूडेंट्स को कई बार जब समझाती हूँ, मैं कहती हूँ उनको कि सपोजिंग कोई दिन में आपके वॉलेट में सिर्फ 100 रुपीज़ है, तो आप सोच समझ के खर्चा करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ द डे पे आपको तो भी पैसे बचेंगे। लेकिन जिस दिन आपके वॉलेट में 1000 रुपये हैं, आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा है, और इसीलिए सुबह से ही आप खर्चा करने लगते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि मेरे पास बहुत सारा है, राइट? तो वो खर्चा करने में बहुत जल्दी हो जाती है कंपेयर टू कम है। तो ये लो मास स्टार्स जो है या एवरेज स्टार्स ज़्यादा लंबा जीते हैं, हाई मास स्टार्स बहुत कम जीते हैं, बहुत इट्स जल्दी लाइक द खत्म बाइक। हो जाते हैं। यस इट्स लाइक द तो बाइक। ये, स्प्लेंडर यस, ज्यादा चलेगी थोड़े पेट्रोल में, बट वहीं करेक्ट। अगर बढ़िया वाली बाइक लेते हो, बुलेट बुलेट हाँ, लेते हो, तो तो सेम तो पेट्रोल में इसलिए बहुत कम ज़्यादातर चलेगी। लोग हमारे बच्चों के दोस्त भी हैं, उन लोग फैंसी बाइक्स खरीदते हैं, लेकिन फिर पेट्रोल भरने के पैसे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से अवॉइड करते हैं उसको चलाना। तो पेरेंट्स दिला तो देते हैं महंगा वाला बाइक, राइट, लेकिन पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं है कि उसका माइलेज क्या है, और अगर वो बिलोंग वो बाइक आपको 15 किलोमीटर्स दे रही, 12 किलोमीटर दे रही है, तो आप कैसा भरेंगे, राइट? तो मेरा बेटा भी अपने रूममेट की उसकी वो करता था कि तुम तो उसको चलाते ही नहीं है, उसको बस देखने के लिए रखे हैं, क्योंकि वो चलाने में बहुत खर्चा हो जाता था। आई डोंट रिमेम्बर कौन जी। सी बाइक थी, लेकिन आई थिंक द माइलेज वाज barely 10-15 किलोमीटर्स, वन ऑफ दोज फैंसी बिग बाइक्स।
So obviously he didn't drive it because he said नहीं भाई उसका पेट्रोल का बहुत खर्चा होता है, you know. While like you said Splendor Vendor जिसमें आपको 50-60 माइलेज है, आपको सोचना भी नहीं है, right? आप you just चलाओ it. So anyway, इनका ये किस्सा है जिसके वजह से ये मैसिव स्टार्स जो है जल्दी डाई आउट हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत सारी एनर्जी है, क्योंकि आपको ये रिएक्शंस में बहुत सारी एनर्जी है जिसके वजह से ये स्टार्स में ये सुपरनोवा में बास्ट. सो दीज आर टिपिकली more than 3 times the mass of the sun. ये वाले within mass of the sun within 3 times. लेकिन अगर 3 to 8 times the mass of the sun है तो वो ज़्यादातर सुपरनोवा हो जाता है, और फिर उसका जो सेंट्रल इसी तरह से वो फैल जाता है, और ये सेंट्रल जो कोर रह जाता है ये बहुत ही मैसिव होता है. तो ये होता है न्यूट्रॉन स्टार या पल्सार. एंड अगर स्टार बहुत ही मैसिव है तो फिर वो हो जाता है ब्लैक होल. तो इन शॉर्ट इसके वजह से क्या होता है कि there is something called degeneracy pressure, okay, जिसके वजह से ये कोलैप्स कंटिन्यू नहीं होता है, इसको रोका जाता है ये डीजेनरेसी प्रेशर से. लेकिन अगर स्टार बहुत ही मैसिव है तो ये डीजेनरेसी प्रेशर उसको रोक नहीं पाती है, और जब वो बन जाता है ब्लैक होल. लेकिन ये होता है सिर्फ वेरी मैसिव स्टार्स में. हम लोग ने बात नहीं की थी, लेकिन एक चीज़ है कि कुदरत जो है ज़्यादा लो मास स्टार्स बनाती है और हाई मास स्टार्स बहुत ही कम बनाती है, और इसीलिए ज़्यादातर स्टार्स वाइट डवार्फ्स में ही एंड अप होंगे. सिर्फ कुछ बहुत वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टार्स है जिससे आपको ब्लैक होल्स मिलेंगे. ज़्यादातर सबसे आपको वाइट डवार्फ ही मिलेगा, जो लो मास एवरेज स्टार्स है. दैट इज़ द जो बोलते हैं ना आम आदमी टाइप्स, वो है वाइट डवार्फ. ओके. इज देयर लाइक यहाँ कोई ऐसी क्राइटेरिया है, क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया मौजूद है जो अब तक हम आइडेंटिफाई किया हो अगर हमने, तो कि सोलर सिस्टम कौन से जो स्टार्स हैं वो होल्ड कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो अपना सोलर सिस्टम जो है वो चला सकते हैं? क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है, या फिर अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं मिला है, रैंडमली हम बस एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ पा रहे हैं? नहीं, तो ऑब्वियसली अगर स्टार बहुत ही ब्राइट है, बहुत मैसिव है, बहुत स्टार, हमें मालूम है कि हमारे सन से भी एक सोलर विंड निकलता है जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग वो अरोरा बोरियालिस जो रहता है ना, नॉर्दर्न लाइट, सदर्न लाइट, तो वो चार्ज पार्टिकल्स जो है वो सन से निकलते हैं. एंड सन हमारे से 150 मिलियन किलोमीटर्स है, लेकिन तो भी उतने सारे पार्टिकल्स ऐसे आ जाते हैं, राइट. एंड वो है चार्ज पार्टिकल्स. फिर वो अगर वो स्टार बहुत मैसिव है तो वो बहुत गर्म रहेगा, राइट. तो वो हर स्टार के लिए आप कैलकुलेट करते सकते हैं हैबिटेबल जोन. और हैबिटेबल जोन जनरली वो रीजन है जहाँ पे वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है. हम अज्यूम करते हैं कि लाइफ के लिए वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज रिक्वायर्ड, राइट. तो अगर आपका बहुत हॉट स्टार है तो एक तो ये सब विंड्स, ऐसी सब चीज़ें उसमें से निकलेंगे. सिमिलरली हैबिटेबल जोन भी किधर भी रहेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ हॉट इट इज़, राइट. और सपोजिंग ये स्टार वेरिएबल है, यानी कि इसमें बहुत सारा एक्टिविटी है, तो आपको अगर प्लानिटरी सिस्टम बनाना है, आपको घर बनाना है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको एक ऐसे पीसफुल स्टार की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादा एक्टिविटी ना करे और थोड़ा चुपचाप से थोड़ी गर्मी दे, ताकि प्लैनेट्स फॉर्म्स कर सके, लाइफ भी पैदा हो सके, राइट. आपको उस किस्म का स्टार चाहिए, नॉट अ वेरी हॉट वन, नॉट अ वेरी कोल्ड वन. तो एक्चुअली कुदरत में जो सबसे काम की चीज़ें हैं वो बीच वाली है. आपको ना ज़्यादा गर्म चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी चाहिए. तो सन जो है एवरेज स्टार है, बहुत ही एवरेज स्टार है. वो ना तो बहुत बड़ा है, ना तो छोटा है, ना तो बहुत गर्म है, ना तो कोई ठंडा है. तो टिपिकली स्पेक्ट्रल टाइप से सन जो है एक जी टाइप स्टार है. एंड टिपिकली हमने देखा भी है और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये जी और एम टाइप स्टार्स, ये एम बी टाइप के स्टार्स है, सन के टाइप के ही. वैसे एम टाइप स्टार्स में एक्सपेक्टेड है कि सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम्स, प्लानिटरी सिस्टम्स जो है वो वैसे स्टार्स में होंगे. तो अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादातर उसी किस्म के स्टार्स के प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि दूसरे अगर बहुत ही हॉट स्टार्स हैं ना, तो उसमें प्लानिटरी सिस्टम को तो मेंटेन करना, को रहना ही मुश्किल है. तो दैट इज़ द काइंड. बट जैसे मैंने आपको कहा कि कुदरत जो है ज़्यादातर
लो मास स्टार्स बनाती है, हाई मास वाले कम बनाती है। तो उसका ये मतलब है कि कुदरत जो बनाती है काफ़ी ऐसे स्टार्स बनाती है जिसमें प्लानिटरी सिस्टम्स बन सकते हैं। वैसे भयानक बड़े वाले जो है मैसिव वंस, हॉट वंस, वैसे बहुत कम ही बनाती है, जो अच्छा है क्योंकि वैसे वाले में आपको प्लानिटरी सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। जी दीज कोल्ड वंस आर बेटर, एंड वैसे ही है, हमारे जी। कुदरत ने वैसे ज़्यादा भी बनाए, तो वैसा है। What is Saha's ionization equation and how do astronomers use it to study the stars? ओके, फाइन। सो साइनाइज आयोनाइजेशन इक्वेशन जैसे आप देखते हैं, ये बेसिकली रिलेट करता है आयोनाइजेशन स्टेट ऑफ अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। एंड ये बेसिकली किस तरह से इस्तेमाल होता है, अगर आप किसी स्टार का स्पेक्ट्रम देखते हैं, राइट, अगर आप उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से चीज़ से आपको वो स्पेक्ट्रल लाइन आता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर ये कैल्शियम लाइन है, कैल्शियम सिंगली आयनाइज्ड लाइन है या डबली आयनाइज्ड। आयनाइजेशन का मतलब ये है कि जो एटम में से आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एजेक्ट। राइट। हाँ तो आपको सिंगली आयनाइज्ड हो सकता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, डबली आयनाइज्ड, राइट। तो इस किस्म के अलग अलग फॉर्म्स में एटम्स हो सकते हैं, और ये खास तारों में ऐसा होता है क्योंकि तारों में टेम्परेचर्स वेरी हाई होते हैं, राइट, बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ द एटम्स जो है उसमें आयनाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि वो एनर्जी अवेलेबल है जिससे इलेक्ट्रॉन्स उससे निकल सके, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग जब उसके स्पेक्ट्रम देखते हैं, जब हम लोग तारों के स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो हम लोग इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस को। तो देखिए ये आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ये एक स्टेलर स्पेक्ट्रम है। तो फॉर एग्जांपल जब आपको यहाँ O3 लिखा हुआ, राइट, तो ये आपको कहता है कि एस्ट्रोनॉमी में अगर 1 लिखा है तो वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हाइड्रोजन को हम लोग H1 बोलते हैं, राइट। अगर हाइड्रोजन में से आपको एक एटम निकल गया है तो हम लोग उसको H2 बोलते हैं, राइट, ये आयनाइज्ड हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए ये स्पेक्ट्रम आई होप आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको शिवा? या तो इसमें आपको दिख रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट्स, राइट। तो ये स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, ये लाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये O1 लाइन है, यानी कि न्यूट्रल हाइड्रोजन है, राइट। लेकिन अगर आपको O3 लाइन है तो ये डबली आयनाइज्ड ऑक्सीजन है, राइट। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन से। तो एक चीज इसके आपको मिल जाता है केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि आपको अगर पता करना है कि ये तारे में आपको ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है या कौन से केमिकल एलिमेंट्स है, आपको ये स्पेक्ट्रम से मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट चीज जो है, अब साहास इक्वेशन ने क्या किया, आई विल स्टॉप द शेयर। तो साहास इक्वेशन ने क्या किया कि अगर आपको स्पेक्ट्रम में आप लाइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इक्वेशन दिया कि अगर आपके पास सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं पता करने के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर का, यानी कि आपने जो तारे को ऑब्जर्व किया है वो आपको अलग अलग ये इक्वेशन देता है कि किस तरह से वो तारे में अगर आपको O1 लाइन दिख रहा है, यानी कि न्यूट्रल हाइड्रोजन, O2 लाइन दिख रहा है, O3 लाइन दिख रहा है, उसके अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, यानी कि आपको ब्राइटर कोई लाइन है जो भी है, तो वो अकॉर्डिंगली वो स्पेक्ट्रम के लाइंस को स्टडी करके वो आपको देता है फाइनली इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसेंशियली देखिए क्या है, एस्ट्रोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है कि तारों को आप छू नहीं सकते, राइट। तो अगर आप उनको स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको किसी तरह से आपको पता करना है। केमिस्ट्री आपको स्पेक्ट्रम से मिल जाएगा क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन से आपको कॉम्पोजिशन मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो आपको पता करना है कि वो तारे में प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, और वो आपको देता है साहास इक्वेशन। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली आयनाइजेशन स्टेट्स आपको मालूम है कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सिंगली आयनाइज, डबली आयनाइज, ट्रिपली आयनाइज, कौन से स्टेट्स में प्रेजेंट है वो स्टार में, राइट। एंड उसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि वो स्टार में टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि ये बेसिक फिजिक्स प्रिंसिपल का
इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम आयनाइजेशन। इसमें अजम्पशन ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है स्टार, जो ऑब्वियसली है, अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, तो ये कहता है कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है। तो ये आपको एक यूनिक तरीका दिखाता है कि किस तरह से आप स्टार्स के जो टेम्परेचर्स है उसको आप डिटर्मिन कर सकते हैं विदाउट विदाउट ऑब्वियसली टचिंग द स्टार। लेकिन तो इस तरह से स्पेक्ट्रल स्टडीज, जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है स्टार से, उसको समझने के लिए जो बेसिस है वो है साहाज इक्वेशन, राइट। और इसीलिए साहाज इक्वेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको अलग अलग तारों में उनके प्रेशर टेम्परेचर के वैल्यूज आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस, राइट। तो ये बहुत एक पक्का तरीका देता है उसको करने के लिए। तो पूरा स्टेलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो स्टडीज है, ये बेस्ड ऑन साहाज आयनाइजेशन इक्वेशन है। तो दिस इज द इक्वेशन, Yeah. लुक्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट बेसिकली इसमें आपको फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द लाइंस आप बताते हैं कितने नंबर डेंसिटी ऑफ आयॉन्स है, कितने एटम्स के हैं, और फिर उसके बेसिस पे आप पता कर लेंगे उसका टेम्परेचर। स्टार्स के बारे में तो हमने काफी सारी बात करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लैनेट्स। ओके। अब तक हम लोग अपने सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उनको अगर देखें तो पहले के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो हमको टेरेस्ट्रियल दिखाई देते हैं। देन उसके बाद जुपिटर से स्टार्ट हो जाते हैं, गैस जाइंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद जाते 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 गैस जाइंट्स जो है वो 4 गैस जाइंट्स, देन उसके बाद प्लैनेट्स जो है वो ओवर हो गए। देन ड्वार्फ प्लैनेट्स वगैरह जो हैं या कॉमेट्स हैं, वो सब चीजें फिर उसके बाद पाई जाती हैं। तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो इतने डिफरेंट किस तरह से बनते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और गैस जाइंट्स किस तरह से बनते हैं, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स हैं, क्या इनके मतलब क्या कुछ चीजें जो हैं हम इनके बारे में अभी तक जानते हैं? तो एक्चुअली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब सन पैदा हुआ तो सोलर नेब्यूला, सेंटर में ऑब्वियसली सन बना, लेकिन बाकी के जो हिस्सा था उसमें ग्रेजुअली आपको मटेरियल जमा होते गया, जिससे आपको प्लैनेट्स बने। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इनर प्लैनेट्स जो है ये रॉकी है, और आउटर प्लैनेट्स जो है गैसियस है। तो ये इसका मतलब ये है कि जब वो सोलर नेब्यूला था जिससे प्लैनेट्स बने, तो उसके कॉम्पोजिशन में फ़र्क था, यानी कि उसके सेंट्रल एरिया में वो ज़्यादा रॉकी था, और जो बाहर का एरिया था वो ज़्यादा गैसियस था, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ग्रेविटी से क्या होगा, भारी चीज़ें सेंटर की तरफ जाएंगे, यानी कि जो आयन है, जो रॉकी चीज़ें हैं, वो सेंटर की तरफ जाएंगे, और जो हल्के होंगे, जो हल्के गैसेस है, मीथेन ईथेन, वो सब दूर रहेंगे। तो वो इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसीलिए फ़र्क है हमारे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स इनसाइड आउटवर्ड्स, जो है जो फ़र्क है केमिकल कॉम्पोजिशन, ये बेसिकली फ़र्क इसलिए है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द सोलर नेब्यूला। जो सोलर नेब्यूला का केमिकल कॉम्पोजिशन था जिससे बना, तो वो सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा भारी था और वो पार्ट में दिस थिंग। लेकिन अब कई थियोरीज है जिससे हमें मालूम है कि कुछ प्लैनेट्स जो है वो थोड़ा माइग्रेट भी हुए, यानी कि वो ज़्यादा सेंटर में थे फिर बाहर गए, फिर जैसे जुपिटर एक्सेट्रा। ये अंडरस्टैंडिंग है कि जुपिटर शायद ज़्यादा अंदर पैदा हुआ था, फिर वो माइग्रेट हो गया बाहर। तो थोड़ा ऐसा प्लानिटरी माइग्रेशन भी हुआ है, लेकिन लगभग ऐसा है फ्रॉम द सोलर नेबुला। आप यही पूछ रहे थे या जी जी जी। और मैं एक्सोप्लैनेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या चीजें देखी जाती है, कौन से प्लैनेट्स ज्यादातर फाउंड होते हैं? मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर लाइक मोर लाइक कॉमन, और गैस जाइंट्स? तो एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे डिटेक्शन मेथड्स में है, राइट। हम लोग ज़्यादा पहले बहुत सारे हॉट जुपिटर्स, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स, हॉट लेकिन हॉट जुपिटर्स, हम लोग वैसे बहुत ज़्यादा डिटेक्ट कर रहे थे पहले। लेकिन दैट इज़ बेसिकली एक ऑब्जर्वेशनल बायस, यानी जिस तरह से हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग ऑब्वियसली ज़्यादा बड़े प्लैनेट्स को हम ढूंढते हैं बिकॉज दे आर ईजियर टू फाइंड, क्योंकि कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सोप्लैनेट को ढूंढने के लिए। टिपिकली ट्रांजिट मेथड एक ऐसा मेथड है कि अगर तारा है और उसके आगे प्लैनेट आ गया,
तो ऑब्वियसली तारे की ब्राइटनेस थोड़ी कम होंगी, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट मेथड। और ये ट्रांजिट मेथड से हम लोग वो प्लैनेट का साइज एक्सेट्रा पता कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये सब मेथड्स में जो भारी तारे प्लैनेट्स रहते थे, हेवियर वंस, बिगर वंस, उसको हम लोग ज़्यादा डिटेक्ट करते थे, राइट? तो उसको डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान है, या ज़्यादा हमारे तरीकों से भी हम लोग उसको ज़्यादा डिटेक्ट करते हैं। अर्थ लाइक प्लैनेट्स को प्रॉब्लम क्या है कि उसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू द पेरेंट स्टार। और इसीलिए ज़्यादातर हम लोग जो देखते हैं, हम लोग ज़्यादा बिगर प्लैनेट्स को देखते हैं, जो जुपिटर टाइप के हैं। हल्के प्लैनेट्स हम लोग कम देखते हैं। अगर आप प्लॉट देखेंगे, अगर आप प्लॉट देखेंगे साइज डिस्ट्रीब्यूशन या मास डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं आपका भी उसको वो बताती हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑब्वियसली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देख रहे हैं, वो बेसिकली अ लॉट ऑफ बायस इज देयर बिकॉज ऑफ हमारे ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, राइट? तो बट ऑब्वियसली जैसे मेथड्स इम्प्रूव हो जा रहे हैं, वी आर बिगिनिंग टू डिटेक्ट, हमारे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स है, तो हम लोग छोटे प्लैनेट्स को भी डिटेक्ट करने लगे हैं। लेकिन इसेंशियली हम लोग ज़्यादा दिस इज फॉर दिस, ये आई एम लुकिंग फॉर अ मोर सिंपलर दिस थिंग। एंड ऑब्वियसली एक बड़ा चीज़ है, अगर ट्रांजिट मेथड से कर रहे हैं, कि उसका पीरियड क्या है। तो हम लोग ऑब्वियसली सर्टेन पीरियड्स के ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं, और सर्टेन पीरियड्स के थोड़ा मुश्किल से देख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हमें बहुत केयरफुल रहना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन एक मिनट, ये अभी शेयर करती हूँ मैं आपको, सो आई शो यू दैट। तो यहाँ देख रहे हैं, राइट, साइजेस ऑफ नोन एक्सोप्लैनेट्स, लेकिन ये बहुत पुराना है, ये 2014 है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर इसमें 2014 में आपको ज़्यादा जुपिटर साइज थे, नेपट्यून साइज, अर्थ साइज आपको बहुत कम है, राइट? बेसिकली बिकॉज ये डिटेक्शन मेथड्स इसके ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन ये वाला 2014 का है, तो मुझे ये नहीं पसंद है। आई विल लुक फॉर समथिंग मोर रिसेंट, कि हॉट जुपिटर्स भी होते हैं, कोल्ड गैस जायंट्स होते हैं, ओशन वर्ल्ड्स रहते हैं, रॉकी प्लैनेट्स, लावा वर्ल्ड्स एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग किस्म के एक्सो प्लैनेट्स हम लोग देखते हैं। ये भी अच्छा प्लॉट है, आपको बताता है कि ऑफ द 5000 प्लैनेट्स फाउंड, आपको 31% आर सुपर अर्थ्स, 30% गैस जायंट्स, सिर्फ 4% टेरेस्ट्रियल का मतलब है अर्थ लाइक, एंड 35% आपको नेपट्यून लाइक। तो अर्थ लाइक प्लैनेट्स कम दिखते हैं, लेकिन पार्शियली उसमें रीज़न ये भी है कि उनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, राइट? सो एग्जैक्टली ये जो मिल रहा है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी में क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा है कि हमारे डिटेक्शन मेथड से हम लोग ज़्यादा इसको देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट ये अच्छा प्लॉट है आपको, दिस इज़ आई थिंक मोर रिसेंट, जो आपको बताता है कि इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके ओके। सो एक्सोप्लैनेट्स मतलब कि हम जो ढूंढ रहे हैं, वो हमारे मतलब हमारे जो रिसर्च बायस है, वो मतलब कि उनका जो नंबर है वो हमारी रिसर्च पे डिपेंड करता है। हाँ, हमारे डिटेक्शन पे, तो एक्चुअली डिटेक्शन मेथड्स पे, करेक्ट, डिटेक्शन मेथड्स पे। करेक्ट। एंड जी जी। बट ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट बहुत है। तो एक सैटेलाइट गया था केपलर, जिसका काम था ओनली टू लुक फॉर एक्सोप्लैनेट्स। उसके बाद एक और सैटेलाइट अब ऑपरेशनल है, जो 2018 में लॉन्च हुआ, उसका नाम है टेस, TESS। तो ये टेस मिशन भी एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ रहा है। तो इन शॉर्ट काफ़ी एक्सोप्लैनेट रिसर्च में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करता है, राइट? क्या हमारे जैसे प्लैनेट्स और है क्या यूनिवर्स में? तो वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, अब 5000 के करीब है, लेकिन ग्रेजुअली वो भी बहुत जल्दी बढ़ते जाएगा, क्योंकि लोग अलग अलग तरीक़ों से इससे इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो जी। अच्छा, जेम्स वेब के आने के बाद अब एक्सोप्लैनेट्स में मतलब क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? क्या एक्सपेक्टेड बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? क्या जेम्स वेब अलग तरह के रिसर्च डिटेक्शन सिस्टम यूज करेगा? और
क्या कुछ हो सकता है पॉसिबल? आप पूछ रहे कि क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जेम्स वेब, मिलेंगे? हाँ हाँ, जेम्स वेब के आने के बाद क्या कुछ चीजें बदलेंगी हमारे डिटेक्शन मेथड्स जो हैं वो, क्योंकि जेम्स वेब आया है तो अब क्योंकि एक्सो प्लैनेट की एक इमेज जो है वो पब्लिश हुई थी, पांच पांच में से एक इमेज एक्सो प्लैनेट की थी। जी। सो क्या चीज जो है वो, क्या कुछ कुछ ऐसा है कि बदलेगा एक्सो प्लैनेट्स के रिसर्च में या एक्सो प्लैनेट के डिटेक्शन में? सॉरी मैं बार बार रिसर्च बोल रहा हूँ, एक्चुअली आई वांट टू से डिटेक्शन में। हाँ, तो वो डिटेक्शन में क्या कुछ चीजें बदलेंगी जेम्स वेब के आने के बाद? यस सर, डेफिनेटली बदलेंगे, बट एक्चुअली जेम्स वेब का काम डिटेक्शन का नहीं है, क्योंकि डिटेक्शन के लिए केपलर है, टेस्ट है। बेसिकली डिटेक्शन के लिए आपको वो जेम्स वेब जो करेगा, वो जो इमेज है आपको, वो जो है प्लैनेट विथ जेम्स वेब, उसको बेसिकली उसको कैरेक्टराइज करेगा। यानी कि जो एक्सो प्लैनेट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी थ्रू केपलर, थ्रू टेस्ट, थ्रू अदर मेथड्स, तो वो वाले जो प्लैनेट्स थे उसको जेम्स वेब देखा। जेम्स वेब जो है ये टारगेटेड ऑब्जर्वेशंस देखता है। ओके, इसका पर्पस नहीं है टू सर्च, क्योंकि सर्च अगर आप करेंगे तो उसका फील्ड ऑफ व्यू इतना छोटा है कि वो पूरे स्काई को सर्च नहीं कर सकता है। तो इसलिए जैसे हबल है, जेम्स वेब, ये जो टेलीस्कोप्स है ये टारगेट्स को देखते हैं, लेकिन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग दूसरे डेटा को यूज करते हैं। यानी कि हम लोग फॉर एग्जांपल केपलर, टेस्ट या और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप या और मेथड से हम लोग टारगेट्स को ढूंढते हैं कि देखिए ये एक इंटरेस्टिंग टारगेट है। फॉर एग्जांपल ये जो अपना वो जो व्हाट यू से दैट डिस्टेंट प्लैनेट था जिसका आपने स्पेक्ट्रम देखा जेम्स वेब के डेटा में से, वैस्प 96b आई थिंक, राइट? इट्स जी जी वैस्प। जी। तो ये वैस्प 96b का जो है, दिस इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। लेकिन वेब ने क्या किया, चूंकि वो बिग टेलीस्कोप है, 6 मीटर टेलीस्कोप है, वो उसका स्पेक्ट्रम ले पाया। और स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम लेना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा मैंने आपको पहले जब सहा इक्वेशन के बारे में बताया कि स्पेक्ट्रम आपको एक तो केमिस्ट्री आइडेंटिफाई कहती है, आपको कहती है कि वो चीज में स्पेक्ट्रल लाइंस किसके हैं, और उसके बाद वो स्पेक्ट्रल लाइंस के साथ आप फिर सहास इक्वेशन एक्सेट्रा अप्लाई करके आप उसके फिजिकल कंडीशंस भी पता कर सकते हैं, यानी कि वहाँ के प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशंस क्या है। तो ये स्पेक्ट्रम से आपको ये सब अंदाज़ा मिल जाएगा। तो वेब जो है वो काम करेगा फॉलो अप, यानी कि जो टारगेट्स ऑलरेडी हमारे पास है, हम ऑलरेडी जानते हैं कौन से एक्सो प्लैनेट्स एक्सेट्रा है, उसको टारगेटेड ऑब्जर्वेशंस में उसको देख के पता करेगा दिस। तो वो जो 5 इमेजेस थे वो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन थे ऑफ वेब की कैपेबिलिटी। तो उसमें बताना चाह रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एक्सोप्लैनेट्स है, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट्स जिसको हम लोग देखते हैं, तो अगर उसके केस में देखें, जैसा कि वेब ने बताया कि उसमें पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स है, यानी वाटर डिटेक्ट हुआ, तो आपको बता सकता है कि वेब केपेबल है ये चीज़ को करने के लिए। तो जो ये रिसर्च इस तरह से है कि ये इट्स नॉट कि एक सिंगल टेलीस्कोप सब कुछ करता है, अलग अलग टेलीस्कोप्स का जो रोल है वो अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे टेलीस्कोप से हम लोग टारगेट्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई स्पेशल इवेंट, एक सुपरनोवा हो गया, इसको कई बार एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट करते हैं, एमेचर सिटीजन साइंस, इन लोग डिटेक्ट करते हैं कि अरे स्काई के हिस्से में एक तारा था जो सडनली ब्राइट हो गया, राइट? और फिर आइडेंटिफाई किया कि एक सुपरनोवा है। और उसके बाद ये जो बड़े टेलीस्कोप्स है, पूरे बड़े टेलीस्कोप्स उसको पॉइंट करके उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसको इमेज करेंगे या उसका स्पेक्ट्रम लेंगे या जो भी करेंगे। बट ये बड़े टेलीस्कोप्स जो होते हैं, ये हम लोग उसके टारगेट्स छोटे टेलीस्कोप से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि टारगेट क्या है, किसको हमें देखना है। सपोजिंग एक लाइगो इवेंट है, जैसे हुआ था पहले जब 2017 वाला इवेंट हुआ था, तो आइडेंटिफाई करे थे कि कौन से पार्ट ऑफ द स्काई से ये इवेंट हो रहा है। उसके बाद हम लोग ने डायरेक्ट किया टेलीस्कोप्स को, बड़े टेलीस्कोप्स को, वो रीजन में ढूंढने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है भाई जिसके वजह से ये इवेंट हो रहा है। तो ये जो बड़े टेलीस्कोप्स है, ये इनका काम है कि आपको जब एक टारगेट मालूम है तो वो उसको देखेगा एंड उसको दिस थिंग। सो अब
एक्सो ऑब्वियसली अब हम लोग जो 5000 एक्सो प्लैनेट्स को जानते हैं, उसको जेम्स वेब कैरेक्टराइज कर सकता है। यानी कि अभी हम लोग के पास जो डेटा है, वी डोंट नो द केमिकल कॉम्पोजिशन, हमें मालूम नहीं है कि उनके एटमॉस्फेयर में क्या है। वी ओनली नो देयर साइज, देयर रेडियस, कि क्या डिस्टेंस पे है, थिंग्स लाइक दैट। अब जेम्स वेब से हम लोग उसका स्पेक्ट्रम लेके उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि अरे ये प्लैनेट में ऑक्सीजन है, या ये वाले में सल्फर है, और व्हाट आर द एलिमेंट्स, डू वी एक्सपेक्ट कि वहाँ पे लाइफ हो सकता है या नहीं। और तो इस तरह से जेम्स वेब, आई थिंक द गेम इज इन द डिटेल। यानी कि आपने आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है जो इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन जेम्स वेब क्या करेगा, आपको वो इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट का डिटेल्ड में डेटा देगा, जिससे आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। सो ये जो डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन है या डिटेल्ड एक्सपोजर, डिटेल, वो डिटेल आपको मिलेगा जेम्स वेब से। वो ही आई मीन दैट्स द जॉब ऑफ जेम्स वेब, कि जी आपको जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को वो डिटेल में स्टडी करेगा। जी 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 जी। जितना बड़ा टेलीस्कोप बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग सर्वे के लिए यूज नहीं करते हैं। सर्वे टेलीस्कोप्स क्या है, जनरली छोटे वाले रहते हैं, जो कॉन्स्टेंटली स्काई को देखते रहते, कई बार देखते रहते हैं। ये बड़े टेलीस्कोप्स का फील्ड ऑफ व्यू जो है बहुत छोटा होता है, तो आप उसको, यू कांट सी द होल स्काई। वो प्रिसाइज ज्यादा होते हैं और यस। तो मतलब वाइड हाँ, स्प्रेड so नहीं web होते will fill बेसिकली। in the, yeah, so web will fill in the details for हम्म। interesting objects. It will जी fill in the जी details. जी लेकिन we have to identify the objects which it will find the details for. जी जी जी। तो फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर जो है वो हम लोग फिनिश अप करेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज नाउ ओवर। और आप लोग अपने सवाल जो है वो नीचे लिख सकते हैं, और सवाल जो भी आप लोगों के हैं आप लोग बताएं हमें। हम आगे जो है अभी एक बड़ी चीज भाई, एक बड़ा इवेंट भी शायद अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर होगा, वो है कि मैम और सर दोनों को साथ में करके एक बार इंटरव्यू हम लोग करेंगे। और होपफुली वो वन ऑन वन होगा, इन पर्सन होगा, नॉट ऑन जूम। तो उसके लिए हम लोग अभी एम करेंगे।